हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एश लॉजिक के यूट्यूब चैनल पे। मैं हिमांशु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है वो एक डेड मोबाइल के ऊपर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करते रहते हैं कि सर वीडियोस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करें। देखिए, हर टॉपिक की वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, मेरे को जब जब टाइम मिलता है, और कोशिश ये रहती है कि देखो आपके लिए कोई ऐसी वीडियो ना बनाऊँ जिसमें आपको नॉलेज ना मिले। कोशिश रहती है कि हमेशा आपको प्रैक्टिकल और एक नॉलेजेबल एक नया वीडियो दिखाऊँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक डेड मोबाइल दिखाऊंगा जिसका फॉल्ट फाइंडिंग हम करेंगे। ये डेड मोबाइल मेरे पास रिपेयर होने के लिए कुरियर के थ्रू आया है, जो कि आज हम अपने स्टूडेंट्स के सामने में रिपेयर करने वाले हैं। हमारा जो बैच चल रहा है, ये बैच समाप्त होने के बाद अगले बैच का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। बैच कोई भी जब चल रहा होता है तो उसके ख़त्म होने से 5 से 6 दिन पहले हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो कन्फर्मेशन है, जैसे आप फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूरे 1 साल तक की सीट किसी भी महीने में बुक कर सकते हो। जैसे आपका प्लान बनता है कि यार मैं 6 महीने बाद जाऊंगा हिमांशु सर के पास, तो आप पहले भी बुक कर सकते हो। और किसी को भी अगर अपना फ़ोन रिपेयर करवाना है, कोई कस्टमर ये वीडियो देख रहा है जिसका फ़ोन रिपेयर नहीं हो पा रहा है, डाटा फंसा हुआ है, या कहीं भी वो अपना मोबाइल दे चुका है और कुछ मतलब किसी भी रीज़न से वो डेड है और रिपेयर नहीं हो रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम है, लाइट नहीं आ रही डिस्प्ले में, कोई भी फॉल्ट हो जो अपने आसपास में नहीं ठीक करवा पा रहे हैं, या दुकानदारों ने मना कर दिया है, सर्विस सेंटर ने मना कर दिया है, तो वो मेरे पास अपना फ़ोन रिपेयर करने के लिए भेज सकते हैं। जिसके लिए आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करें और अपना मोबाइल और क्या समस्या है और कहाँ कहाँ आपने दिखा लिया ये ज़रूर बताएं। और जिन भाइयों को मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखना हमारे नेक्स्ट बैच में आना है, ठीक है, पूरे 1 साल के रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं, किसी भी महीने में आ सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे आप जून का बुकिंग करते हैं, आप जून में नहीं आ पा रहे हैं या कोई दिक्कत हो गई, तो ऐसा नहीं है कि आपका पैसा डूब जाएगा या दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आप फिर जब भी आपका शेड्यूल बनता है, जो भी प्रॉब्लम है, हो हेल्थ इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप अपना रीशेड्यूल भी कर सकते हो आने का। ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दिया क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे से सवाल पूछते हैं, तो इसलिए मैंने क्लियर कर दिया आपको। तो चलिए, इस फ़ोन को मैं ओपन कर लेता हूँ, इस पार्सल को, और आपको दिखाता हूँ कि ये जो डेड मोबाइल है इसमें क्या फ़ॉल्ट है, और इसकी फॉल्ट फाइंडिंग जो है वो मैं आपको प्रॉपरली A to Z स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको ओपन करता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ। ये जो फ़ोन है ये रेडमी का फ़ोन है, रेडमी नोट 10। ये एक 5G मॉडल है जो कि मुझे एक शॉपकीपर ने ही भेजा है, और जो कि हमारे फरवरी बैच में आएंगे भी। उनके पास ये फ़ोन जो है, जो इन्होंने भेजा है, उनके पास ये कस्टमर लेकर आया था एक डेड मोबाइल जिसमें डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो वो स्टूडेंट आईसी वगैरह का भी काम कर लेता है, लेकिन फॉल्ट फाइंडिंग में थोड़ा कच्चा है, स्कीमेटिक डायग्राम वगैरह की नॉलेज उतनी अच्छी नहीं है। तो आप भी जानते हैं कि जो आपके प्रायोरिटी वाले कस्टमर होते हैं, जो आपके व्यवहारिक तौर पर आपसे जुड़े हुए हैं, आप उन बोर्डों पे आप रिस्क नहीं लेते। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं लेकिन वही चीज़ें प्रॉपर नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा डिसीजन होता है कि अगर आपको उस लेवल की नॉलेज नहीं है तो किसी ग्राहक के फ़ोन की ऐसी तैसी ना करें। ठीक है, क्योंकि ग्राहक जो है वो बड़ा भरोसा करके किसी भी शॉपकीपर को फ़ोन देता है अपना, तो उस भरोसे पे अगर आप चाहते हैं कि आप उस पर बने रहें, तो उसके फ़ोन को अगर आप ठीक नहीं कर सकते तो आप मुझे पार्सल करिए, मैं उस फ़ोन को आपको रिपेयर करके वापस से सेंड करूँगा। उन्होंने बताया कि उन्होंने शील्ड वगैरह ओपन करके देखा था और फ़ोन जो है वो शॉर्ट है वाटर डैमेज के वजह से, तो उन्होंने सर्विस वगैरह के लेवल पर तो ट्राई कर रखा है, बट उनसे ये ठीक नहीं हो पाया। ये देख सकते हैं आप, खुला हुआ है फ़ोन। ठीक है, सिम ट्रे वगैरह उन्होंने ही रखा हुआ है। तो अब मैं इसको आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि इसकी क्या कंडीशन है। उन्होंने सर्विस वगैरह और एक शील्ड उन्होंने ओपन करी है, ऐसा उन्होंने बताया था, और उससे बात बनी नहीं। देखो, बेसिक चीज़ तो तब होती है जब पानी गया हो और फ़ोन में कोई चीज़ शॉर्ट आउट ना हुई हो, आईसी या कंपोनेंट,
तो थिनर वगैरह से बात बन सकती है। लेकिन अगर शॉर्ट हो गया हो, जैसे देखिए उन्होंने एक शील्ड बताया था ओपन किया हो, तो ये शील्ड इधर का तो नज़र आ रहा है ओपन है। थोड़ा पास आ जाइए अब, ये देखिए यहाँ का शील्ड ओपन है। आप सभी स्टूडेंट्स अपना एलईडी स्क्रीन पर देखते रहिएगा कि किस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप बोर्ड पे काम करूँगा, बाकी आपको नज़र आता ही रहेगा। और थ्योरेटिकल पार्ट, स्कीमेटिक डायग्राम वगैरह ये आपको मैं जैसे बताता चला हूँ हर सेक्शन में, कि जो भी आपका टॉपिक हो जाता है उसके बाद आप उन फ़ोनों को, जो भी फॉल्ट आपको मैं समझा देता हूँ वो आप रिपेयर करने के लिए खुद से बैठेंगे। और कोई भी फॉल्ट में फाइंडिंग में दिक्कत होती है तो उसके लिए मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और आपके साथ बैठकर मैं उस फॉल्ट को आपके हाथों से ट्रेस करवाऊँगा, ठीक है। तो अभी हमारा डेड मोबाइल के टॉपिक चल रहा है। इस टॉपिक को हम रिकॉर्ड करके स्टेप बाय स्टेप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। जो यहाँ क्लास में बैठे हैं वो हर टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, और जो अपने साथ वो फ़ोन लाते हैं, जो भी शॉपकीपर या कोई फ्रेशर होता है तो उसको हम अपने तरफ से फ़ोन देते हैं, ठीक है। फ्रेशर स्टूडेंट को हम अपने तरफ से फ़ोन देते हैं, और जो शॉप वाले हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर मेरे पास आते हैं, ज़्यादातर मेरे पास एक्सपीरियंस होल्डर आते हैं, तो वो सबके पास 10-5 फ़ोन आराम से होते हैं लेकर आए, तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। और फ्रेशर को तो हम फ़ोन दे ही रहे हैं। तो ये देखिए बोर्ड के इस हिस्से पर शील्ड नहीं है, और बोर्ड के इस वाले हिस्से पर आप देख सकते हैं ऊपर की पत्ती हटी हुई है, ठीक है। तो शील्ड का अपर लेयर होता है वो हटा हुआ है, और देख सकते हैं कैमरे के ऊपर आपको नज़र आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा इधर ले आइए कैमरा। ये देखिए पानी जाने का निशान है इस पर, देख सकते हैं आप। लाइए मैं दिखा देता हूँ, फिर आप पकड़ लीजिएगा। ये देखिए कैमरे पे भी आपको पानी वगैरह का निशान नज़र आ जाएगा। उन्होंने कैमरे को थिनर से साफ़ नहीं करा होगा, करना भी नहीं चाहिए, वरना लेंस के अंदर चला जाता है, फिर लेंस पे भी काम करना पड़ जाएगा। ये देखिए इधर पे काम हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब आप इसे पकड़ लीजिए। अब देखिए सबसे पहले मैं इसका कैमरा वगैरह को रिमूव कर लेता हूँ, और फिर मैं आपको इसका फॉल्ट फाइंडिंग दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। कोई भी डेड मोबाइल अगर आता है तो बहुत सारे मेरे को व्यूअर्स ये कमेंट करते हैं कि सर कोई भी अगर डेड मोबाइल हमारे पास आए तो हम कहाँ से सबसे पहले टेस्टिंग स्टार्ट करें, किस सेक्शन को कब चेक किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि हर मॉडल में कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे आप मान लो एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। बहुत सारे भाई हमारे ऐसे हैं फील्ड के अंदर में जिन्होंने नोकिया मोटरोला के स्टार्टिंग के टाइम पर कभी कोर्स किया था, तो उस टाइम पर उन्होंने स्कीमेटिक डायग्राम से सीखा था, या बिना स्कीमेटिक डायग्राम से ये फ़र्क पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों का हाथ साफ है, जैसे हाथ सेट कोई कहता है, कोई कहता है हाथ साफ है, यानी हैंड स्किल अच्छा है, तो वो लोग आईसी CPU एमएमसी के पीछे फर्स्ट जाते हैं, ठीक है। जिनको जो स्किल होते हैं देखो फर्स्ट वही ट्राई करता है। तो देखो अब जैसे कि डॉक्टरी फील्ड है, एजुकेशन लाइन, अब टीचर मान लो आप पढ़ा लिखा टीचर के पास जाओगे, या जो बस होगा तो एजुकेशन आप देखोगे ना, तो ऐसे ही जो कोई शॉपकीपर है वो एजुकेशनली बहुत परफेक्ट होना चाहिए, स्कीमेटिक डायग्राम उसको आना चाहिए, जिससे कि वो एक एक ट्रैक को ट्रेस कर सके, फॉल्ट समझ सके, यानी प्रॉपर फ़ोन ऑन कैसे होता है, कौन कौन से ट्रैक का वर्किंग होता है, किस ट्रैक के फॉल्ट होने पे फ़ोन डेड हो जाते हैं, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए पूरा कॉन्सेप्ट, तब जाके आप प्रॉपरली फ़ोन को रिपेयर कर पाओगे। अदरवाइज सिर्फ रिबॉलिंग करने से तो आपका हैंड स्किल हो गया, तो आप मान लो कोई भी फ़ोन आया तो आप ये तो ना कि आप उसका सर्जिकल लेवल, यानी अब डॉक्टर अगर ऐसा होने लगे आप कंपाउंडर से तो ऑपरेशन करवाओगे नहीं, ठीक है, डॉक्टर से करवाओगे। ऐसे ही सेम थिंग है कि पूरा नॉलेज जब आपको होगा तो आप एक एक फॉल्ट को ढूंढ सकते हो। अब कई बार आप आईसी CPU एमएमसी निकाल के बैठा लेते हो, बॉक्स से चेक कर लेते हो, तो एमएमसी में अगर प्रोग्रामिंग ओके होगी, UFS में अगर प्रोग्रामिंग ओके होगी तो ओके दिखाएगा। CPU आप तब आपका सक्सेस होगा रिबॉलिंग से जब वो ड्राई शोल्ड हुआ होगा, लेकिन जब वो ओके है ऑलरेडी तो वो नहीं ठीक होगा। और जब वो नहीं ठीक हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रॉपरली हर ट्रैक की फॉल्ट फाइंडिंग आनी चाहिए। तो इसी के लिए यहाँ पर कोर्स में करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि रेडमी के जो मीडियाटेक CPU वाले फ़ोन होते हैं उसको कहाँ से और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट फाइंडिंग स्टार्ट करें। ये रेडमी Note 10T 5G मॉडल है। इसका मॉडल कोड है M2103K
19L, ठीक है। ये इसका मॉडल कोड है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसके जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरा मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, तो आपको ना पूरा पेशेंस से देखना होगा, और सीखने वाले लोगों के पास पेशेंस होता है। तो स्किप करके अगर आप वीडियो को देखोगे तो कई चीज़ें होती है जो मैं बीच में बोलता हूँ वो आप मतलब सुन नहीं पाओगे, उसकी वजह से आप जब खुद से फॉल्ट फाइंडिंग करने बैठोगे तो आप कोलैप करोगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है, बिल्कुल भी स्किप आगे पीछे करके नहीं देखना है। थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो, जब खाली टाइम हो तब वीडियो को पूरा देखो, और नहीं तो बीच में रोकना पड़े तो दोबारा से कोशिश करो कि रीस्टार्ट से देखें, ठीक है। बाकी आप खुद समझदार हैं। सबसे पहले मैं अब इस मॉडल का स्कीमेटिक डायग्राम ओपन कर लेता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ले रहा हूँ जिससे आप लोगों को प्रॉपर्ली देखने को मिल जाए। स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर ली है। Redmi Note 10T ये वाला मॉडल है, 5G मॉडल है इसका देखो हार्डवेयर सोल्यूशन नहीं है, बिटमैप नहीं है, ओनली लेआउट और स्कीमेटिक, जो कि सबसे मेन होता है। इसी के थ्रू यानी बॉर्नियो वाले भी लेआउट और स्कीमेटिक को देखकर ही हार्डवेयर सॉल्यूशन को भी बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, और बिटमैप भी वो इसी के थ्रू बनाते हैं। अब देखिए, आपको मैं बता दूं, कोई भी डेड फ़ोन अगर आपके पास आए और उसमें वो मीडियाटेक का चिपसेट हो, तो कोई सा भी कंपनी का हो, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कोई भी अगर आपके पास डेड मोबाइल आता है तो उसकी टेस्टिंग जो होती है ना, वो सबसे पहले आप प्राइमरी वोल्टेज वाली टेस्टिंग लाइन करें, मतलब प्राइमरी वोल्टेजेस जो होती हैं उन लाइनों की सबसे पहले टेस्टिंग करें कि वो ओके है या नहीं है। तो प्राइमरी वोल्टेज की लाइन कौन सी होती है ये आपको पता होना चाहिए। मन में क्वेश्चन आ जाता है कि प्राइमरी वोल्टेज लाइन कौन सी होगी, तो मैं आपको बताता चलता हूँ। वोल्टेज में जहाँ से वोल्टेज फ़ोन में जहाँ से वोल्टेज इनपुट करता है, जैसे यूएसबी का मतलब सीसी फ्लेक्स का पत्ता और बैटरी कनेक्टर, इसको प्राइमरी वोल्टेज लाइन कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी वोल्टेज लाइन होता है जो चार्जिंग आईसी रिलीज़ करता है पावर आईसी के लिए, जिसे वीपीएच के नाम से आप लोग जानते हैं, ठीक है। वीवैट सिस्टम के नाम से जानते हैं आप लोग, सिस्टम वोल्टेज के नाम से जानते हैं। तो वो सेकेंडरी पावर सप्लाई हो गई। फिर पावर आईसी जो अपने आउटपुट वोल्टेज बक बनाता है, वीरेज बनाता है, एलडीओ बनाता है, वो सब सेकेंडरी वोल्टेज का ही पार्ट है। लेकिन फर्स्ट सेकेंडरी वोल्टेज जो रिलीज़ करता है वो चार्जिंग आईसी करता है, ठीक है, पावर आईसी की इनपुट वोल्टेज, जिसे वीपीएच और वी सिस्टम के नाम से आप लोग जानते हैं, ज़्यादा फेमस वर्ड है। बाकी मैं इसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप बताने ही वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले बैटरी कनेक्टर का ट्रैक चेक करें। कभी भी कोई भी डेड मोबाइल आया आपके पास, तो बैटरी कनेक्टर का ट्रैक जब आप चेक करोगे तो देखो सबसे पहले आपको डाटा देख लेना है। तो अब डाटा आप देखोगे तो क्या देखना है, जैसे देखो वी बैट हो गया, तो ये बैटरी की प्लस वोल्टेज वाली हो गई, जिस पे 4 वोल्टेज के आसपास की सप्लाई फ़ोन को चार्ज करने के लिए आता है। फिर यहाँ एनटीसी जो आप देख रहे हो, ये नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाली ट्रैक है, यानी टेम्परेचर से रिलेटेड बैटरी का थर्मल हो गया। तो ये देखो बैट थर्मल। फिर इसी ट्रैक में से VVIF 2.8 PMU बैट ऑन, यानी 3 सर्किट इसमें से रिलीज़ हो रही है, ठीक है। तो अगर फॉल्ट इस ट्रैक में हो जाता है तो भी मोबाइल डेड रहता है। बहुत सारे मेरे पास ऐसे फ़ोन आते हैं रिपेयर होने के लिए, जिसमें मैं देखता हूँ कि ऑलरेडी CPU ट्राई हो चुका है, eMMC UFS जो भी बोर्ड पे लगा हो CPU के साथ में वो ट्राई कर चुका है, कोई भी पावर आईसी को ट्राई कर चुका है, चेंज वगैरह रिप्लेस वगैरह। देखो हर चीज़ का सोल्यूशन रिप्लेस करना ही नहीं होता। बहुत बार ट्रैक में सर्किट ओपन हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, लीक होता है तो ये माइनर से फॉल्ट जो होता है ना, आपके लिए बड़ा कब बन जाता है, कब आप इसको नहीं ठीक कर पाते हो, जब आपको स्कीमेटिक डायग्राम से स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट फाइंडिंग नहीं आती है, क्योंकि आप बैठे हो हार्डवेयर सोल्यूशन के भरोसे, बिटमैप के भरोसे, जिससे काम नहीं चलेगा। जैसे मान लो आप एग्ज़ाम के अंदर में, जब एग्ज़ाम होता है, चलो बोर्ड का ले लेते हैं, 10वीं 12वीं का पेपर जब आप करते हो तो आप गैस पेपर खरीदते हो, यानी एक सैम्पल पेपर के नाम से कहीं पे बिकता है, कहीं पे गैस पेपर के नाम से। तो उसमें एक जो 10-20 लोगों की है, एक टीम मान लो, जैसे कोई भी कंपनी है या कोई टीचर का ग्रुप है, उन्होंने अपने एक पेपर का नाम रख लिया गैस पेपर,
या सैम्पल पेपर और मार्केट में बेचने लग गए कि ये पेपर में एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसा ही हार्डवेयर सोल्यूशन है, ज़रूरी नहीं है कि वहीं से फॉल्ट मिले आपको। स्कीमेटिक, अब पूरा बुक आपने अगर पढ़ा होगा तो सवाल कहीं से भी आए फर्स्ट आप ही आओगे, यानी सोल्यूशन आप ही करोगे। लेकिन अगर आप भरोसे बैठे होगे हार्डवेयर सोल्यूशन के जो 4-5 ट्रैक की इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ फॉल्ट होगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो कहीं और जाके देखेंगे या किसी और के पास लेके जाएंगे। तो देखो, जब आप किसी और के पास लेके जाओगे ना, सबसे पहले आपका पैसा डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है, और दूसरी बात वो आपका मार्केट में नाम भी करेगा कि वो शॉप वाला तो मेरे पास ही आता है, आपके कस्टमर्स को कोशिश करेगा। हर कोई देखो ट्राई कर रहा है आज के डेट में, एयरटेल, आइडिया, वोडा, जियो सब करते हैं कि कस्टमर मेरे पास ज़्यादा हो। आप भी ट्राई करोगे, बुराई नहीं है उस चीज़ में, सबके अपने नज़रिए होते हैं देखने के। अब जैसे ये बोर्ड है तो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि ये 2 सबसे पहले चेक करना है। तो यहाँ पर आपको मैंने क्या बोला, डाटा देख लेना है। डाटा का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 1 2 3, इन 3 ट्रैक्स के ऊपर आपको सबसे पहले कोल्ड टेस्टिंग करनी है। ठीक है, ये पहला स्टेप है अपना। स्टेप करने से पहले एक बार मैं आपको इसको चेक करवा देता हूँ, चेक करवाना भूल गया था मैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी चार्जिंग रीडिंग पे चेक करवाऊँगा। ये देखिए 0.67 चल रहा है। ठीक है, थोड़ा पास आ जाइएगा, इसमें रीडिंग आ जानी चाहिए। ये देखिए ये रीडिंग चल रही है, बट मोबाइल देखिए डिस्प्ले का पत्ता लगा हुआ है। ठीक है, पत्ता लगा हुआ है यहाँ पर, बट फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, ना चार्ज ले रहा है। मैं चार्जर निकाल के दोबारा लगाता हूँ। देखिए मैं चार्जर निकाल दिया है, एम्पेयर बंद। ये देखिए मैंने यहाँ लगाया, कुछ देर वेट भी करता हूँ। देखिए कोई एम्पेयर वगैरह, मतलब एम्पेयर ले रहा है लेकिन स्क्रीन के ऊपर कोई हरकत नहीं है। ठीक है, ये उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया था कि ऐसा ऐसा है चार्जिंग रीडिंग। डीसी चार्जिंग पोर्ट चेंज होने से, मतलब दूसरी कंपनी का होने से कोई नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि देखो उन्होंने मुझे पूछा था कि मेरा मैकेनिक है, ये रीडिंग आ रही है। तो कोई भी कंपनी का हो, जैसे रिलाइफ का है, तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसका मैं डीसी सप्लाई से आपको टेस्टिंग दिखाने वाला हूँ, डीसी सप्लाई मशीन से, कि डीसी सप्लाई मशीन का क्या रिस्पॉन्स है। मिल गया 02 नंबर का इसमें कनेक्टर लगेगा, मैंने लगा दिए। देखिए 0.3 जो है वो इसी बूट केबल की रीडिंग है। ठीक है, एक बार हटा के दिखा देता हूँ। देखो 0.2 0.3 ये बूट केबल जब लग जाता है तभी ये रीडिंग आ जाती है। किसी में रीडिंग 0.6 चला जाता है, किसी में 7 चला जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको बहुत सारे लोग लीकेज बता देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर पावर बटन दबा रहा हूँ। पावर बटन जैसे ही मैं दबाता हूँ 80-90 के आसपास रीडिंग जा रही है। ठीक है, और जैसे ही बटन छोड़ देता हूँ रीडिंग 0 हो जाती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये लगा हुआ है, आपको मैसेज चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे होल्ड करके रखना पड़ेगा। ऊपर रखिए आप,
ये देखिए मैं यहाँ पे अभी पावर बटन दबाऊँगा, अब रीडिंग पे ध्यान दीजिएगा। रीडिंग चलती है और जैसे ही बटन छोड़ता हूँ मैं 0 हो जाती है। देखिए 80-90 के आसपास जाता है और 0 हो जाता है। सेम उन्होंने जिन्होंने मुझे भेजा उन्होंने अपनी कोराट की रीडिंग बताई थी कि उनमें 60-70 तक जाता है, तो थोड़ा बहुत पावर कंजम्पशन का फ़र्क हो सकता है। ठीक है, यानी रीडिंग ड्रॉप आउट हो जाता है। ठीक है, देखिए ये निकल गया, लगाता हूँ दोबारा। दबाया, रीडिंग गई। ठीक है, और रीडिंग वापस 0 पे आ जाती है। ये इसमें डीसी से होता है। चार्जिंग पे मैं आपको दिखा ही चुका हूँ कि चार्जिंग पे क्या हो रहा है। ये देखिए चार्जिंग पे लगाया है मैंने। ठीक है, 0.6 चल रहा है। ठीक है, बट स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डिस्प्ले का पत्ता भी लगा हुआ है बोर्ड पर, और बैटरी का पत्ता भी। और फ़ोन की बैटरी का वोल्टेज आपको चेक करवा देता हूँ। देखिए 3.9 वोल्टेज की बैटरी में चार्जिंग स्टोरेज है। तो ये भी नहीं है कि बैटरी भी लो चार्ज है इसलिए 0.6 ले रहा है। बैटरी भी प्रॉपर 3.9 वोल्टेज चार्ज है, इतने पे फ़ोन ऑन हो जाता है। ये देखिए 3.9 वोल्टेज चार्ज है। थोड़ा पास से ले लीजिए। यहाँ अभी वहाँ डीसी रीडिंग नहीं लेना है, यहाँ देखा ना, हाँ ऐसे। ये देखिए 3.9 वोल्टेज चार्ज है। मीटर के पास लाइट पड़ रही है, इस लाइट को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ये देखिए ये देखिए 3.9 वोल्टेज चार्ज है। बट जब हम चार्जर लगाते हैं, ये देखिए, तो फ़ोन ऑन नहीं होता है, ना चार्जिंग की इंडिकेशन आती है, डेड मोबाइल है। ठीक है, इसीलिए नहीं आती है। जब हम इसको ठीक करेंगे उसके बाद हम इसको चेक करेंगे कि डीसी रीडिंग मतलब चार्जिंग रीडिंग कितनी जाती है। कोई भी फ़ोन अगर नई टेक्नोलॉजी का है तो वो 2 एम्पेयर के आसपास यानी 1.5 एम्पेयर के आसपास लेगा, 1 से 1.5 एम्पेयर या 2 एम्पेयर। ठीक है, कम से कम इतना लेना चाहिए, 1 प्लस लेना चाहिए। तो फ़ोन का सर्किट, पावर सर्किट प्रॉपर्ली फ़ोन को चार्ज करता हुआ दिखा देगा। कई बार तब भी डेड रहता है, तो मैं आपको पहले की वीडियो में दिखा ही चुका हूँ। ठीक है, आप डीसी सप्लाई या डीसी चार्जिंग की रीडिंग देख के ये नहीं कह सकते कि फ़ोन ऑन ही है। ठीक है, फॉल्ट मतलब डेड तब भी रह सकता है। काम हम लोगों का यही है कि उसको ठीक करके देना। ठीक है, तो ये मोबाइल जो डेड है इसका हम स्कीमेटिक ओपन कर चुके हैं। तो पहला स्टेप जो है वो बैटरी कनेक्टर के सभी ट्रैक पर जीआर वैल्यू को चेक करने का है। अभी ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ रिकॉर्डिंग का फोकस रखना है। ठीक है, ये देखिए अब डायोड की रेंज पर हम लेके जा चुके हैं। अब सबसे पहले वी बैट, एनटीसी और आईडी लाइन पर मैं आपको चेक करवा के दिखाऊंगा। ये देखिए वी बैट पे 456 जीआर आ रहा है। उसके बाद वाले ट्रैक पर 706 और उसके बाद वाले पे 1.661 यानी 1600 के आसपास वैल्यू आ रहा है। और लास्ट वाला जो है वो ग्राउंड है, तो वहाँ पर 00 आएगा। ठीक है, तो ग्राउंड भी ओके रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्राउंड का प्रिंट उखड़ा हो तो भी बैटरी कनेक्टर काम करेगा, नहीं, वो भी ज़रूरी है। ठीक है, तो वी बैट देख लीजिए।
ओके वैल्यू, ठीक है। फिर थर्मल लाइन देख लीजिए, ये आईडी लाइन हो गई बैटरी की, और ये ग्राउंड हो गया। जो यहाँ मैंने 4 चीज़ें चेक करी है उसी के टीपी पॉइंट्स हैं। माइक्रोस्कोप की रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देते हैं जिससे कि क्लियरली सबको दिख सके। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे बैटरी कनेक्टर के प्लस पे लगाया वैल्यू 459। ये जो पॉइंट है 1 2 3, ये तीनों एक लाइन से एक ही ट्रैक है, तो यहाँ पर भी चेक करेंगे वही आएगा, यहाँ पर भी चेक करेंगे वही आएगा, और इस पे भी चेक करेंगे वही आएगा, ठीक है। उसके बाद वाला थर्मल है जिस पे 709 वैल्यू आ रहा है। उसके बाद वाला आईडी लाइन है अपना जिस पे 1600 की वैल्यू है। फिर उसके बाद वाला ग्राउंड है, 1 2 3 इधर से एक ग्राउंड है, ठीक है। उसी के टीपी पॉइंट हैं ये देखिए बैटरी कनेक्टर का वी बैट यानी चार्जिंग वाला पॉइंट 459 वैल्यू, थर्मल लाइन 708, आईडी लाइन 1600 के आसपास की वैल्यू, और ये वाला ग्राउंड, ठीक है। तो वैल्यू ये मैंने आपको दिखाया है रेड टू ब्लैक, ठीक है। अगर आप रिवर्स में शॉर्टिंग वगैरह देखना चाहें, लीकेज वगैरह ट्रैक में, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ लगाया तो वैल्यू कम देखना है आपको कि कम वैल्यू आ रहा है नहीं आ रहा। ज़्यादा वैल्यू आने पर आप फॉल्ट मत मानिएगा। देखिए ओके ओके, तो यहाँ से कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो यहाँ पर स्टेप 1 में 3 पॉइंट हो गए, वी बैट लाइन, थर्मल लाइन, आईडी लाइन, तीनों ओके है। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलेंगे। दूसरा स्टेप जो रहेगा वो रहेगा कि आपका वीबस ट्रैक ओके है या नहीं है। वीबस ट्रैक, ये देखिए वीबस ट्रैक है, ये ओके रहना चाहिए। अगर ये शॉर्ट रहेगा तो भी मोबाइल डेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये वीबस ट्रैक शॉर्ट हो जाता है तो अपना वोल्टेज बैटरी कनेक्टर पे नहीं बनता, और जब बैटरी पे वोल्टेज नहीं बनता है तो इस वजह से क्या हो जाता है, फ़ोन चार्ज नहीं होता, और चार्ज नहीं होता तो फ़ोन डेड हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा तो इसमें है नहीं, वरना डीसी रीडिंग से मतलब डीसी सप्लाई से ऑन हो जाता, ठीक है। तो इस स्टेप को आप कोल्ड और हॉट दोनों में चेक करें आप लोग, ठीक है। यहाँ पर मैं एक हॉट टेस्ट करके आपको वोल्टेज का दिखा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर वोल्टेज चेक करने वाला हूँ, वोल्टेज की टेस्टिंग करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले देखो बैटरी लगा दी मैंने यहाँ, ठीक है। देखो बैटरी लगा रखी है मैंने, 4 वोल्टेज दिखा रहा है। माइनस में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ब्लैक वाला वायर मैंने टेस्टिंग में रखा हुआ था, हटा दिया मैंने। ये देखिए 4 वोल्टेज दिखा रहा है, ठीक है। तो 3.9 तो बैटरी का भी वोल्टेज है। अब इसको हटा दीजिए, ठीक है। कई लोग इसको लगा के वोल्टेज चेक करते हैं। ये देखिए 3+ वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। वोल्टेज में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए थर्मल लाइन पे 2.8 वोल्टेज के आसपास सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। ये 1.8 से 2.8 के आसपास होता है, ओके है। फिर जैसे कि अपनी आईडी लाइन है 0 है, ओके है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमारा बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज है वो प्रॉपरली बन रहा है, ठीक है, यानी चार्जिंग सर्किट वोल्टेज बना रहा है। देखो जब आपके पास कोई भी फ़ोन डेड कंडीशन में आए तो आपको जो मैंने यहाँ पर कोल्ड टेस्ट के कुछ स्टेप स्किप किए हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा जल्दी से फॉल्ट फाइंड करके दिखाया जाए, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि क्लास में मैं पूरा डिटेल में जाता हूँ, ठीक है। एक एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन मैं इनको दे चुका हूँ, तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट फाइंडिंग दिखा रहा हूँ, ठीक है। मकसद यही है। तो जब आप वीबस लाइन को चेक करोगे तो आप किसी फ़ोन में मिस मत करना। आपको यहाँ पे GR देखना है, आना चाहिए। जो GR आपका मतलब बनेगा इस साइड
वही जी आर आपका लगभग ऑलमोस्ट दिस साइड भी बनेगा। मतलब अपना जो OBP सर्किट है उसमें कई बार मॉसफेट लगा होता है, ठीक है, कई बार आपका यहाँ पर NBP लिखा होता है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। OBP सर्किट यानी OBP सर्किट है, कोई भी ओवर वोल्ट प्रोटेक्शन का, ठीक है। मॉसफेट का भी इस्तेमाल होता है, तो आप इस चीज़ से फ़र्क मत मानिएगा। फिर यहाँ से USB जो आउट करता है चार्जिंग IC के लिए, ये अपनी PMI IC आ गई, चार्जिंग IC। तो यहाँ पर देखो वोल्टेज चार्जिंग IC के पास जब आता है तो यहाँ तक आपको GR देखना है, और यहाँ पर भी आप वोल्टेज ज़रूर चेक करिएगा, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे बैटरी कनेक्टर के प्लस पे ही वोल्टेज देख चुका, यानी आउटपुट आ रहा है, तो सिंपल सी चीज़ है, इनपुट भी ओके है। अगर मुझे यहाँ पर आउटपुट पे वोल्टेज नहीं मिलता तो मुझे ये सब स्टेप करने पड़ते चेक, तो आप लोग चेक करिएगा, क्योंकि मेरे को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताना है आप लोगों को और समझाना है, तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब ये टेस्टिंग करने की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब आउटपुट पे वोल्टेज ना बन रहा हो। फिर VBUS PD, ये जो PD है ये पावर डिटेक्ट है, ठीक है। जब चार्जर लगेगा तो पावर डिटेक्ट जाएगा ये मैसेज, ठीक है। तो ये लाइन जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर OBP पे सर्किट वापस आ गया है। अब जैसे कि यहाँ से आगे क्या देखना है, जैसे चार्जिंग IC के पास जितने भी फंक्शन ट्रैक है, अब जैसे देखो CHG VDD P, ये कोई फंक्शन नहीं कर रहा, कहीं ये ट्रैक किसी को अपडेट देने नहीं जा रहा। बट अगर ये कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाता है तो भी मोबाइल का चार्जिंग फंक्शन बंद हो जाएगा और मोबाइल डेड हो जाएगा। क्योंकि जब कोई IC में, जैसे आप मान लीजिए एक आप ह्यूमन है, उसके किसी उंगली में भी दर्द है तो ध्यान रहेगा ना, ऐसी चार्जिंग IC है, पावर IC है, CPU, यानी कोई कंपोनेंट उसके ट्रैक में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। शॉर्ट हो गया है तो इसको हटा दो, रिमूव कर दो। यानी कहने का मतलब है कि ओवरऑल जितने भी ट्रैक में कंपोनेंट लगे हुए हैं वो सारे आपको चेक करने हैं, ठीक है। शॉर्टिंग का फॉल्ट बहुत बार हो जाता है, ठीक है। अब जैसे देखो ये स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये स्टेप 2 है, ये सब ट्रैक चेक करना। स्टेप 3 में जब आप आओगे तो आपका ये जो है वो मैं बताने वाला हूँ। इसके साथ में आपको चार्जिंग VMID यानी चार्जिंग लगने पे इस ID पे जो वोल्टेज बनता है वो भी आपको चेक करना है। कई बार ये कैपेसिटर शॉर्ट मिलता है हम लोगों को, तो चार्जिंग ऐसी हीट हो रही होती है और बैटरी कनेक्टर पे प्रॉपर्ली वोल्टेज नहीं बनता, तब भी मोबाइल डेड होता है। फिर VBAT, ये VBAT वोल्टेज जो है यहाँ से फ़ोन को चार्ज करने के लिए जा रहा है, ठीक है। और V सिस्टम, तो अब जो है VBAT पे तो वोल्टेज आ ही रहा है, तो हमारा टेस्टिंग जो बनता है वो स्टेप 3 V सिस्टम वोल्टेज को चेक करने का बनता है। और V सिस्टम जो होता है वो पावर IC के लिए बनता है, ठीक है, मेनली। अब इस वाले ट्रैक से कनेक्टेड तो बहुत सारी ICयाँ होती है, ठीक है। तो आप एक एक IC की टेस्टिंग तब करोगे जब शॉर्टिंग का फॉल्ट आपको मिलता है, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पर पहले वोल्टेज टेस्ट करना है, अगर वोल्टेज नहीं बन रहा तो आपको शॉर्टिंग भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वाले ट्रैक पर आप देखिए हम वोल्टेज चेक करने वाले, तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, एक चीज़ याद रखना है, चार्जिंग सर्किट इस बोर्ड पे, जैसे आपके पास कोई मॉडल आया तो चार्जिंग सेक्शन से भी आपका मोबाइल डेड हो सकता है। तो जैसे कोई भी कंपोनेंट लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, अब जैसे इन दोनों ट्रैक में कोई कंपोनेंट नहीं, आप इसको चेक मत करो, लेकिन यहाँ पर जैसे इस ट्रैक में कंपोनेंट है चार्जिंग VMID, आप इसको ज़रूर चेक करना, ठीक है। कई बार आपका जैसे ये ट्रैक है, ठीक है, मान लो यहाँ पर एक रजिस्टर 100K का लगा होता है, जैसे ग्राउंड से इनेबल सिग्नल के लिए, तो उसका ग्राउंड साइड मिसिंग हो जाता है और रजिस्टर निकल जाता है, प्रिंट उखड़ जाता है, तो आपको इसको ग्राउंड देना पड़ेगा 100K का रजिस्टर लगा के। यानी कोई भी कंपोनेंट कंपनी ने यूं ही नहीं लगा रखा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक मिला है हमें चार्जिंग ILIM करके एक ट्रैक है, ठीक है, ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, 698 ओम, 1 किलो के आसपास का है ये, बट यहाँ पे NC लिखा है, ठीक है। सॉरी ये इसका NC नहीं, इसका है। तो ये जो है लगा हुआ है, अगर ये हट जाता है तो आपको ये लगाना पड़ेगा, वरना उसके वजह से कोई भी एरर आ सकता है या चार्जिंग फंक्शन बंद हो सकता है, ठीक है। तो आप चार्जिंग IC के सारे ट्रैक के कंपोनेंट जो लगे हुए हैं फंक्शन में, उन्हें ज़रूर ओपन शॉर्ट के लिए चेक करें। शॉर्ट होने पर फ़ोन डेड हो जाएगा, ठीक है। मैं जो चेक करने वाला हूँ वो चेक करने वाला हूँ V सिस्टम। अब V सिस्टम क्यों चेक करने वाला हूँ और आपको काफ़ी स्टेप जो बताएं वो मैं क्यों नहीं चेक कर रहा हूँ, क्योंकि VBAT पर प्रॉपर्ली वोल्टेज बन रहा है, इसलिए मैं वो स्टेप्स नहीं चेक करूँगा। अगर ये VBAT पे वोल्टेज नहीं बन रहा तो मुझे ये सारी टेस्टिंग करने पड़ते। आपने मेरी पिछली वीडियोज़ में देखी होंगी जो पहले मैंने बनाई है, उसमें यहाँ पे जब वोल्टेज नहीं बनता था तो मैंने बहुत सारे चार्जिंग IC के पास में भी टेस्टिंग करे हैं, ठीक है। तो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है मेरी, तो सारी वीडियोस आप रैंडमली, आप ऐसा ले लो कि आप देखो शुरू से सारी वीडियोस, जिसमें आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा और ये देखने को मिलेगा कि हिमांशु सर सिखाते कैसे हैं, ठीक है। जिनको मेरा सिखाने का वे अच्छा लगता है वो मेरे पास ज्वाइन करें, ठीक है। जिनको जहाँ पर भी अच्छा लगता है कि मैं यहाँ पर सीख सकता हूँ वो वहाँ पर जाए, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको स्कीमेटिक डायग्राम से सीखने को मिले, और आपको मालूम है कि स्कीमेटिक डायग्राम तो बहुत सारी जगह आपको सिखाया भी जाएगा, लेकिन 50-60 स्टूडेंट जब हो गए आप,
तो क्या ही क्वालिटी मिलेगा आपको, ये चीज़ आप खुद समझदार हो। अब जैसे अब देखो यहाँ पर एक एक स्टूडेंट जितने मैं स्केमेटिक से समझाता हूँ सबके हाथ में ये माउस जाता है और वो सारे एक्सप्लेनेशन में उससे मांगता हूँ कि किस ट्रैक में क्या फॉल्ट हुआ। जैसे अब एक डेड मोबाइल लेके एक शॉपकीपर मेरे पास बैठा हुआ स्टूडेंट है मेरा, तो वो मैं उसको बता चुका हूँ डेड मोबाइल में ये स्टेप करना है, मीडियाटेक में, क्वालकॉम में, एक्जिनोस में, स्पेक्ट्रम में, ठीक है, हाई सिलिकॉन में, सब कुछ में। तो वो जहाँ पे अटक जाएगा मैं समझ जाऊँगा कि ये क्लास में इसको प्रॉब्लम है और ये इसको दोबारा से समझाना है, रिवाइज़ करवाना है, ठीक है, ये फ़र्क होता है। तो ये 50-60 स्टूडेंट वाले जहाँ पर होते हैं वहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर 20-25 दिन का कोर्स है, अगर हर एक स्टूडेंट को एक दिन भी दिया जाएगा कोर्स के बाद, तो आप समझ सकते हैं कि वो कोर्स कितने महीने का हो जाएगा। 50 दिन तो यूँ ही बढ़ जाएगा, ठीक है, जो कि कोई भी नहीं कर पाता, ठीक है। सबको क्या अपना बनाना है और दूसरा बैच ज्वाइन शुरू करवाना है, ठीक है, स्टूडेंटों को बुलाना है। तो ऐसा अपने साथ नहीं, अपन जो है वो मैक्सिमम 6 स्टूडेंट इसके लिए लेके चलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो स्टूडेंट हमारे पास सीखना है ना, एक एक्सपेक्टेशन लेकर आया है कि मैं यहाँ पर ज्वाइन करूँगा, फिर मैं यहाँ से जाऊँगा तो फॉल्ट फाइंड करूँगा। मेरे पास से सीख के जो जाते हैं स्टूडेंट उनको मैं बैकअप सपोर्ट भी रखता हूँ। मान लो आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो 1 साल के अंदर में आप दोबारा से भी आ सकते हो मेरे से कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। जो भी उसका एक नॉमिनल चार्ज होगा वो पे करके आप दोबारा से बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि फ्री है, ठीक हो, क्योंकि देखो बिजली पानी कोई भी चीज़ जो यूज़ हो रहा है वो फ्री तो है नहीं मेरे को, तो पे हो रहा है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा चार्ज होगा जिसको पे करके आप दोबारा से बैच ज्वाइन कर सकते हो। अपने साथ दोबारा फ़ोन भी ला सकते हो। जैसे फर्स्ट आप बैच में आ रहे हो तो उस टाइम भी आप फ़ोन लाओ, 5, 10, 15 जितने भी फ़ोन लाना चाहते लाओ। आप सेकंड टाइम में भी आओगे तो फ़ोन अलाउ है। बहुत सारी जगह क्या होता है कि फर्स्ट टाइम में फ़ोन तो 2-4 अलाउ कर देते हैं, मैं तो आपको 10, 15, 20 जितने लाने लाओ। अब दूसरे टाइम में फ़ोन मना कर देते हैं, बिना फ़ोन के आप सर से मिलो, फ़ोन लेकर नहीं जा सकते। यहाँ पर आप सेकंड टाइम में भी फ़ोन ला सकते हो मेरे पास, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बस शेड्यूल करके आना है, बिना शेड्यूल के नहीं आना है। क्योंकि देखो जब आप सीख रहे हो और मेरे पास मान लो 2 स्टूडेंट आ जाए कि सर आप इन्हें छोड़ो पहले मुझे बताओ, तो आप एक टाइम बना के आए हो कि मैं इस टाइम को आया हूँ, इस टाइम तक मैं चला जाऊँगा। तो अगर मैं उनको बताने लगूंगा बिना शेड्यूल के तो आपका शेड्यूल बिगड़ जाएगा, तो ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, मजबूरी रहती है। तो चार्जिंग सेक्शन का जो मुझे अब मेन टेस्टिंग करना है वी सिस्टम वोल्टेज चेक करना है, तो ये पावर आईसी के लिए बनता है, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं आपको, ये जो U1101 है ये पावर आईसी है। अब ये देखिए ये जो VSYS करके है ये वी सिस्टम चार्जिंग आईसी से चलकर आ रहा है। अब इस ट्रैक में लगे जितने भी कैपेसिटर हैं इनमें से हम किसी पर भी पहले शॉर्टिंग देख लेंगे, फिर वोल्टेज देख लेंगे। अगर वोल्टेज हमारा बिल्कुल स्टेबल हुआ तो हमारा चार्जिंग सर्किट बिल्कुल ओके काम कर रहा है। अगर इसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ या वोल्टेज नहीं बन रहा हुआ हो तो चार्जिंग आईसी में फॉल्ट होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब मैं आपको इसको चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। और GR भी स्टेबल होना चाहिए। तो इनमें से किसी भी कैपेसिटर पर चेक कर सकते हैं, जैसे C1104, C1102, ठीक है। अब दिखा देता हूँ मैं आपको, ये पावर आईसी के पास लगे होंगे, एक एक करके सर्च ही कर लेते हैं। जैसे C1104 है, लेआउट में आ जाएंगे और सर्च कर देंगे। ओ यहाँ पर स्कीमेटिक रह गया, लेआउट कट गया है। मैं दोबारा खोल लेता हूँ उसको, कट वाले बटन पे माउस से दब गया है, थोड़ा सा वेट करिए, खुल गया। छोटा सा यहाँ पे है कैपेसिटर, थोड़ा बड़े पे ट्राई करता हूँ मैं आपको। ये देखिए, चलिए जैसे साइड में बिल्कुल यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 3 कॉइलों के साथ में है। देखिए जब आप टेस्टिंग करने लगे तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपका पावर हटा हुआ होना चाहिए। पावर लगा रहेगा तो आपको कैपेसिटर शॉर्ट दिखाएगा, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। ये देखिए यहाँ पर वोल्टेज रेंज पे है, मुझे GR रेंज पे चेक करना है। वोल्टेज की टेस्टिंग इसके बाद में करूँगा। डायोड पे आ गया मैं। ये देखिए GR जो है वो 414 आ रहा है, बिल्कुल स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्स में मैं ये देखिए एबव वैल्यू, अगर लो वैल्यू आएगा तो आपको पता ही है, सभी को मैं बता ही चुका हूँ क्या मतलब होता है उसका। तो ये ओके है, ठीक है। अब इस लाइन पे वोल्टेज चेक करके मैं आपको दिखाऊंगा। चार्जर लगा के VPH वोल्टेज मैं चेक करवाऊंगा। ये देखिए 4.2 वोल्टेज आ रहा है, बट माइनस आ रहा है। माइनस क्यों आ रहा है? रेड वाली वायर ग्राउंड पे है
और अगर हम ब्लैक वाली वायर को ग्राउंड पर रख देंगे तो माइनस आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपरली 4.2 वोल्टेज की सप्लाई बन रही है। और मैं आपको बोल रहा था वोल्टेज स्टेबल रहना चाहिए, बिल्कुल स्टेबल है। अगर ये 4.2 के बाद 3.8, 3.2, 3, 2, 4, 1 ऐसा हो रहा होता तो ये फॉल्ट होता। लास्ट के 2 डिजिट जो है उस पर फोकस नहीं करना, फर्स्ट और ये वाले, ये जो 2 डिजिट आते हैं ना 4.2, इस पर आपको फोकस रखना है। ये स्टेबल रहना चाहिए। अगर ये स्टेबल है तो चार्जिंग सर्किट बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो वी सिस्टम तक ये ट्रैक बिल्कुल ओके है। अब इसके बाद की टेस्टिंग करनी है। तो ये स्टेप हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मुझे चेक करने हैं पावर आईसी से सीपीयू को जाने वाले बक वोल्टेज ट्रैक। ठीक है, कहीं किसी स्कीमेटिक में आपको बक मिलेगा, किसी में विरेज मिलेगा इसका नाम, किसी में वीसीसी वीडीडी भी ज्वाइन हो सकता है, मतलब कोड में। तो कोड थोड़े थोड़े कंपनियां चेंजेस करती रहती है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपने कभी भी कोर्स किया हो, अगर आपको ये चीज़ पता है कि पावर आईसी का उद्देश्य क्या है, क्यों लगाया जाता है बोर्ड में, चार्जिंग आईसी को क्यों लगाया जाता है, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, दोबारा से कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब हाँ, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो आपको काउंट करवाते हैं कि मैं सिर्फ ये सीपीयू सर्किट समझाऊंगा आपको या इसका बूट सीक्वेंस बताऊंगा। मैं आपको हर मॉडल, मतलब हर कॉन्सेप्ट, मीडियाटेक, क्वालकॉम, एक्सोनोस, किसी भी जनरेशन में आए, आज से 10 साल बाद भी आए या पिछले 10 साल पहले का भी हो, कोई भी हो, आप मेरे पास कोर्स करते हो ना, तो आप हर किसी का बूट सीक्वेंस किसी को भी समझा दोगे। चाहे वो आपसे समझने के लिए स्टूडेंट आ जाए या कोई टीचर ही आपसे सवाल पूछते हैं, आप हर किसी को समझा सकते हो। कुछ का कॉन्सेप्ट ये है कि मैं पर्टिकुलर, जैसे एग्जाम्पल देता है 71-50 पढ़ाऊँगा, 81-50 पढ़ाऊँगा, तो वो आपको तोता बना रहा है। सिर्फ आप वही 2, 3, 4 सीपीयू का कॉन्सेप्ट समझ के चले जाओगे, फिर आपको दिक्कत होगी। तो आपको समझना क्या है, डिमांड ये रखनी है कि मैं पुराना नया कोई सा भी फ़ोन ठीक कर सकूँ। ठीक है, कहीं भी आप कोर्स करो। ठीक है, एक जेन्युइन चीज़ पे चलो कि यार डॉक्टर बार बार एमबीबीएस की डिग्री लेने थोड़ा जाता है नई बीमारी आने पर। तो ऐसे ही आपको ऐसा सीखना है कि आपको दोबारा से ना जाना पड़े। दोबारा से जाओ तो सर को मिठाई का डिब्बा देने जाओ। ठीक है, ऐसे कोर्स करने के लिए दोबारा रिपे ऐसा नहीं। ठीक है, खुशी से बाकी आप अपना कुछ भी दे सकते हो सर को। ठीक है, उसकी कोई बात नहीं है, थोड़ा मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, समझ सकते हैं आप। हर किसी की अपने गुरु के प्रति श्रद्धा होती है, अपने गुरु की पूरी रिस्पेक्ट करें। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो वोल्टेज की टेस्टिंग है। ठीक है, वो मैं चेक कर चुका हूँ। वोल्टेज की टेस्टिंग का क्या मतलब है, सीपीयू को वोल्टेज जा रहे या नहीं जा रहे। लेकिन वोल्टेज चेक करने से पहले हम उन सभी ट्रैकों पे शॉर्टिंग चेक करेंगे। तो अब वापस से डायोड रेंज का काम आएगा। अब देखो, आपको बता दूं, मैं स्कीमेटिक में मैं ये एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सारे जो ट्रैक हैं ये बक और 2 इसमें एलडीओ होते हैं। ठीक है, 2 एलडीओ और बाकी बक होते हैं। समझा देता हूँ मैं आपको पहले स्कीमेटिक से। तो ये L1106, 1104, 1107, L1102, L1101, 8, 9, 3, 5। ठीक है, ये सभी जो लगे हुए हैं ना, इनमें 2 एलडीओ सर्किट होते हैं और बाकी बक वोल्टेज ट्रैक होते हैं। ठीक है, तो इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अब देखो, मैं चलता हूँ आपको स्कीमेटिक में लेकर। ठीक है, ये देखिए L1101 DVDD GPU। तो GPU क्या होता है, GPU जो होता है वो CPU के अंदर कंबाइन IC होती है। ठीक है, तो ये GPU के लिए पहली वोल्टेज रिलीज़ हो रही है। ठीक है, ये पहली वोल्टेज अपनी GPU के लिए रिलीज़ हो रही है। तो अब आप यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे इस सर्किट को, तो यहाँ से L1102 और 1101 ये दोनों सर्किट जो हैं रिलीज़ अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए अलग अलग हो रहे हैं। बट अब आप जैसे आप देखना चाहें कि ये सर्किट कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है। अब देखो, पेज बहुत सारे फिल्टर हो गए। जब इससे मिलता जुलता यानी DVDD GPU कोड कई बार सर्किट में लिखा गया होगा, तो इस वजह से वो बहुत बार आपको दिखेगा, बट उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ देखिए, इतने सारे बार इस कोड का इस्तेमाल, मतलब हर बॉल पे है तो एक ही सप्लाई, बट लिख दिया गया। ये CPU के अंदर में देखो, CPU है U301। लेआउट पर आता, आपको दिखा भी देता हूँ। U301 जो है वो अपना CPU का कोड है। ये देखिए, ये CPU, इसी के अंदर में अपनी GPU यूनिट होती है CPU के अंदर में। तो ये उसके लिए आने वाली वोल्टेज है। ठीक है, अभी एक एक करके क्लिक करते चलेंगे। सेम कोड मैच होने पर रुक जाऊंगा मैं। ये देखिए, मैच हो गया। अब अंदर में ये जो कोड इतने सारे बार आए, जो P2 देख रहे हो, सारे पेज नंबर हैं। तो ये P2 जितने भी दिखा रहे हैं सब इधर ही इसकी के इर्द गिर्द घूमता हो रहेगा। ये देखो, यहाँ पर आ गया, तो ये सप्लाई इसमें आनी चाहिए। अगर सप्लाई नहीं आएगी या शॉर्ट होगा तो फ़ोन डेड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ये देखिए, अंदर में कई बार इस कोड का इस्तेमाल किया गया, इसीलिए ये बहुत बार यहाँ पे घूमेगा। और फिर वहाँ से इसके फीडबैक्स भी आ रहे हैं कि हाँ, हमने वोल्टेज पहुँचा दिया। ठीक है, यानी पावर आईसी के पास फीडबैक भी आता है।
ये वोल्टेज यहाँ से पावर आईसी से रिलीज़ हुआ और सीपीयू के पास जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये डीवीडीडी प्रोसेस एल वाला वोल्टेज है, ये पावर आईसी से बना और यहाँ पर सीपीयू के पास वोल्टेज आना चाहिए, ठीक है। अगर ये लाइन भी शॉर्ट रहेगी तो फ़ोन डेड रहेगा। यानी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये सारे ट्रैक ओके होने चाहिए, वरना फ़ोन डेड रहेगा। फिर देखिए वी कोर, वीपीयू, फिर वीपीए खाली है यहाँ पर, VS1 और VS2। ये जो VS1 और VS2 देख रहे हो ये एलडीओ हैं, ये दोनों एलडीओ सर्किट है, ठीक है। यानी ये पावर आईसी ने VS1 बनाया, VS2, ये दोनों जो वोल्टेज होती है पावर आईसी ही खुद के लिए सेल्फ मतलब बनाता है, एक लो ड्रॉप आउटपुट है। यानी इसका मतलब ये है कि जब ये दोनों सप्लाइयाँ बनती है तो जैसे पावर आईसी देखो 2 सीक्वेंस में स्टार्ट होता है। पहला सीक्वेंस है जब चार्जिंग आईसी से वोल्टेज आई तो ये वाले वोल्टेज वो रिलीज़ करेगा। फिर दूसरा सीक्वेंस है कि VS1 और VS2 जब बनेगा तो वो अपने बाकी के सभी एलडीओ वोल्टेज रिलीज़ करेगा, जैसे EMMC के लिए, नेटवर्क सेक्शन के लिए, वाईफाई सेक्शन के लिए, लाइट, सभी को इनेबल सिग्नल्स तभी मिलेंगे जब VS1 और VS2 बनेगा। यानी इनमें से भी शॉर्टिंग होने पे फ़ोन डेड हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वी मॉडेम, VGPU 11, VGPU 12, तो ये सभी के सभी ओके होने चाहिए, ठीक है। तो ये वो सारे क्वाइल्स हैं जो यहाँ पर आपने लेआउट में देखा पावर आईसी के दोनों साइड जो लगे हुए हैं, ठीक है, इस साइड और इस साइड। तो इन सभी पे हम एक साथ जीआर चेक कर लेंगे नहीं, यानी ये वोल्टेज जो है आप एक एक करके देख भी सकते हो कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। आइए अब चेक करके देखते हैं। यहाँ आ जाइए। वीडियो में कवर ये होना चाहिए कि ये रेड वायर कहाँ लगा हुआ है और ब्लैक वायर कहाँ लगा रहे हैं। बाकी माइक्रोस्कोप में रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए जीआर आ रहा है, बिल्कुल ओके जीआर आ रहा है, बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ओके जीआर है। अब जैसे ये अंडर लैग है तो साइड से लगाएंगे, मीटर की प्रॉप बस पतली होनी चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पे सर्जिकल ब्लेड लगा सकते हैं या कोई भी जुगाड़ कर सकते हैं, सुई वगैरह लगा सकते हैं। बिल्कुल सही जीआर आ रहा है। 2 डिजिट तक का जीआर आप ठीक मानेंगे, जैसे 3 डिजिट हो गया ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल डिजिट में जब पहुँचेगा तब आप फॉल्ट मानिएगा, ओके है, ओके है। ये देखिए 2 डिजिट, यही मैं बात कर रहा था। बहुत सारे मॉडल जब आप चेक करते होंगे तो सिर्फ 2 डिजिट्स आते होंगे, आप इसको फॉल्ट मत मानिएगा। फॉल्ट तब मानिएगा जब ये सिंगल एक ही डिजिट आए, जैसे ये देखिए ये जब यहाँ पर 1 2 3 9 तक वैल्यू आए तो आप शॉर्ट मानिएगा उस ट्रैक को। अदरवाइज़ अगर दूसरा डिजिट भी आ रहा है, यानी ये 2 डिजिट अगर आ रहे हैं तो आप उसको शॉर्ट मत मानिएगा। जैसे यहाँ पर 66 आ रहा है तो ये ओके है। अब ये लास्ट यहाँ पर भी जीआर ओके है, यानी जितने भी ये एलडीओ और बक सर्किट है सभी ओपन शॉर्ट के फॉल्ट में नहीं है, सभी पे वैल्यू है। अगर वैल्यू नहीं आती तो हम ओपन मानते, वैल्यू आ रहा है तो जीआर ओके है, ठीक है, गुड जीआर, ठीक है। तो अब हमें क्या चेक करना होगा, अब हमें देखना होगा कि ये वोल्टेज क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हमें इसके लिए बोर्ड में पावर देना होगा और वोल्टेज की रेंज पे चलना होगा। ये देखिए मैंने यहाँ लगाया, कोई वोल्टेज नहीं है, कोई वोल्टेज नहीं है, कोई वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज नहीं बन रहा, वोल्टेज नहीं बन रहा, वोल्टेज नहीं बन रहा, वोल्टेज नहीं बन रहा। एक बार आपको मैं मीटर वैसे चेक करवाता हूँ रैंडमली कि बिल्कुल सही से फंक्शन कर रहा है। बैटरी कनेक्टर के वी बैट पर वोल्टेज चेक करके दिखा देता। तो वोल्टेज तो अगर यहाँ बन रहा होता तो आता, तो नहीं आ रहा, ठीक है। ये विदाउट बैटरी की टेस्टिंग है। अब मैं बैटरी लगा के भी आपको चेक करवाऊँगा। सबसे पहले बैटरी कनेक्टर के वी बैट वाली पॉइंट पे वोल्टेज दिखा दिया, यानी मीटर करेक्ट चेक करवा दिया आपको। ये देखिए वोल्टेज नहीं बन रहा, वोल्टेज नहीं बन रहा, वोल्टेज नहीं बन रहा, वोल्टेज नहीं बन रहा है, वोल्टेज नहीं बन रहा है, वोल्टेज नहीं बन रहा, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है और नहीं बन रहा है, ठीक है। कहीं पर भी वोल्टेज नहीं बन रहा है।
जब वोल्टेज ना बन रहा हो कहीं पर भी, दोबारा मैं चेक करवाता हूँ, देखो लगा के रखा हुआ है, वोल्टेज नहीं बन रहा, थोड़ा दूर से लीजिए और दिखा दीजिए कि यहाँ पर एम्पियर कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, ये देखिए एम्पियर कंज्यूम हो रहा है, आपकी उंगली आ रही है, ये देखिए एम्पियर कंज्यूम हो रहा है और वोल्टेज नहीं बन रहा। तो इस केस में अपना जितने भी भाई लोग हैं वो क्या करते हैं, फटाक से पावर आईसी को उतार देते हैं और पावर आईसी को चेंज कर देते हैं। बहुत बार आपको सफलता मिल जाती होगी, पावर आईसी लगाने के बाद बक वोल्टेज बनने लग जाते होंगे, और बहुत बार आपको असफलता मिलती होगी, फिर आप तीसरी चौथी पाँचवीं मतलब बहुत सारी पावर आईसी डालने के बाद थक जाओगे, फिर आप उस फ़ोन को पैक करोगे और दे दोगे भैया ये ठीक नहीं होगा। या कुछ और इसमें और भी थोड़े 30 मार्क हाँ होते हैं, वो क्या करते हैं CPU MMC को भी उखाड़ देते हैं कि वहाँ से वोल्टेज बना देंगे। देखो पावर आईसी की वोल्टेज जो है वो पावर आईसी ही बनाएगा, चार्जिंग आईसी की वोल्टेज चार्जिंग आईसी ही बनाएगा। अब हाँ, कुछ मॉडल होते हैं जिसमें पावर आईसी एक नहीं होती है, 4 होती है, 3 होती है, 2 होती है, 5 होती है, कितनी भी पावर आईसी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कहने का मतलब, समझाने का मतलब, मान लीजिए पहले एक ज़मीन पे एक ही फ्लोर बना हुआ था, ज़रूरतें बढ़ी तो 4 मंजिल हो गए, चारों मंजिल में अलग अलग लोग रहने लग गए। तो ऐसा ही पावर आईसी जो उसका लोड बढ़ा है, यानी फ़ोन का प्रोसेसर हैवी हुआ है तो उसके नीड चेंज हुए हैं, कुछ रिक्वायरमेंट बढ़ी है वोल्टेजेस की। तो पावर आईसी जो है वो एक भी हो सकती है, लेकिन कंपनियां बड़ी आईसी ना लगा क्या कर रही, छोटी लगा रही, तो छोटे छोटे वो 4 हिस्सों में उसका काम डिवाइड कर देती है। तो हमें चेंज कौन सा करना होता है, जो अपना फंक्शन काम करना बंद कर देता है या शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, किसी को डिटेल में समझना हो तो देखो उसके लिए कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है बाकी वीडियोस के थ्रू मैं आपको हमेशा बताता रहूँगा फॉल्ट फाइंडिंग का वे क्या होता है और कैसे कोर्स करना चाहिए और कैसे सिखाना चाहिए। ठीक है, तो जो भी भाई अपने वीडियो से कुछ भी सीखते हैं, अगर 1% भी आपको लगता है कुछ वैल्यू आपको मिली है इस वीडियो से, तो लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, और कमेंट में अपना जो भी आपने समझा, जो भी आपका प्यार मोहब्बत है मेरे से, वो कमेंट किया करें। और जिनको कोर्स करना है वो मेरे जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर व्हाट्सअप करें या कॉल करें। अगर कॉल नहीं पिक हो पाया तो समझ जाएगी सर कहीं बिजी हैं, आपको रिटर्न कॉल मैं ज़रूर करूँगा, और व्हाट्सएप पे मैसेज करके ज़रूर छोड़ दें प्लीज़, रिक्वेस्ट इतना तो कर ही सकते हो। तो अभी बैटरी लगा के भी आपको दिखा दिया वोल्टेज नहीं बन रहा। ठीक है, वोल्टेज नहीं बन रहा है। अब जो है वो क्या करना है, ये बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो रास्ता है वो ये एक रास्ता है कि हम पावर आईसी को निकाल के दूसरा लगा दें। ठीक है, इसमें जो पावर आईसी लगी हुई है उसका नंबर बता देता हूँ आपको पहले मैं, MT 6365V लगा हुआ है, 6365V, कोई दिक्कत नहीं है, वो माइक्रोस्कोप के कैमरे में आ जाएगा, मोबाइल में रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 6365V लगा हुआ है इसमें। तो ये वाली आईसी जो है वो दूसरी लगाएं, तो उससे पहले हमें कुछ टेस्टिंग करनी चाहिए कि पावर आईसी का कोई सर्किट, कई सर्किट ऐसे होते हैं जिनके शॉर्ट होने पर या जिनके ब्रेक होने पर पावर आईसी ये वोल्टेज बंद कर सकता है। एक वीडियो में मैंने आपको पहले दिखा चुका हूँ कि क्रिस्टल लाइन की शॉर्टिंग होने पर पावर आईसी के बक वोल्टेजेस नहीं बन रहे थे। ठीक है, तो वो वीडियो भी चैनल पे पड़ा हुआ है। ठीक है, एक्सटेल के ट्रैक के नाम से आप जाके देख सकते हैं, Redmi 6 मॉडल था जिसमें बक वोल्टेजेस नहीं बन रहे थे। तो हो सकता है इसमें भी क्रिस्टल लाइन में शॉर्टिंग हो, या क्रिस्टल ही शॉर्ट हो, या क्रिस्टल का फंक्शन बंद हो, तब भी ये वोल्टेज बंद हो सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं। अब सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको मैं क्लियर करा दूँ, मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको 100+ स्टेप लिखाया जाता है। नए पुराने कोई भी मोबाइल उनके पास आ जाए, डेड 100+ स्टेप्स हैं उनके पास, यानी उनके पास से रिटर्न फ़ोन कहीं और नहीं बन पाएगा। इस चीज़ का पूरा गर्व है मुझे और बहुत प्राउड फील करता हूँ मैं इसलिए अपने स्टूडेंट्स पे। ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स को मैं ये चीज़ कहता हूँ कि अगर आप अपने काम में खामी छोड़ोगे, कोई स्टेप मिस कर दोगे, तो वो कहीं और जाके रिपेयर हो जाएगा, जो कि बहुत बुरी बात होती है मार्केट में आपके लिए। तो ऐसा नहीं करना है। जिसको आपको रिपेयर ही नहीं करना पैसे की वजह से कोई भी, तो उसको जेन्युइन बात कह के रिटर्न करो कि भैया आपका मैं ये फ़ोन इसलिए नहीं ठीक कर रहा हूँ कि मेरी मेहनत ज़्यादा और पैसे आप कम दे रहे हो, इतने पैसे दोगे तो मैं कर पाऊँगा। झोल मोल वाली बात ना करें, गोल गोल बातें ना करें, क्लियर कहें कस्टमर को, वो भी तो याद रखेगा हाँ इसने मुझे गोल बातें दोहराया तो नहीं। अब जो है स्कीमेटिक पे पहले आपको समझा देता हूँ, ये सभी लाइंस हम चेक कर चुके हैं। ठीक है, पावर आईसी से जाने वाले। अब यहाँ पर आप देख सकते सर्किट डिटेल भी है, जैसे कि ये DVDD GPU वोल्टेज जो है, ये देखिए DVDD GPU वोल्टेज, इसकी आउटपुट वोल्टेज क्या है।
बूट डिफ़ॉल्ट वोल्टेज V, ठीक है। ये बूट डिफ़ॉल्ट वोल्टेज ऑन का मतलब हो गया कि ये फ़ोन में बैटरी जब लगेगी तो ये वोल्टेज डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट ऑन हो जाएंगे। कुछ वोल्टेज होते हैं जब सिम लगने के बाद चालू होते हैं, तो ये सीक्वेंस अलग अलग होते हैं, ठीक है। फिर इसके जो ये लास्ट में जो लिखा हुआ ये 4800, इसका मतलब है कि 4.8 एम्पेयर है। 4800 मिली एम्पेयर का मतलब हो गया 4.8 एम्पेयर, ठीक है, जब उसको एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे ही नीचे वाले में है। फिर इस जैसे देखिए यहाँ पे 1000 है, ठीक है, तो 1000 मिली एम्पेयर हो गया। तो जो वोल्टेज ऑफ लिखा हुआ है वो सिम डलने के बाद रिलीज़ होती है, ठीक है। LDO वोल्टेज की भी जानकारी जैसे यहाँ पे दी जाएगी। ये सभी LDO है। किसी को कोई ALDO बुलाएगा, कोई DLDO बुलाएगा, ठीक है। ALDO यानी एनालॉग LDO हो गया, DLDO यानी डिजिटल LDO हो गया, ठीक है। तो ये सभी एक ही चीज़ है, बस समझने का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का फ़र्क डाला जाता है, ठीक है। अब हम पावर IC के और भी कुछ टेस्टिंग करेंगे, जिसके बाद हमारा ये डिसाइड होगा कि पावर IC चेंज करनी है तो वोल्टेज बनेगा या पावर IC बिना चेंज करे होगा। ये A पार्टीशन था, इस पे आपकी सभी टेस्टिंग हो गई। GR टेस्टिंग से अगर शॉर्टिंग होती है तो हमें पता चल जाता। हॉट टेस्टिंग से वोल्टेज नहीं बन रही है, अभी ये पता लगा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पावर IC को बदल देंगे। A के बाद आपको देखना है इसका B सर्किट आ रहा है, तो यहाँ देखिए क्या लिखा है V सिस्टम। तो V सिस्टम तो इस वाली जगह पे भी बन रहा था चार्जिंग IC से, ठीक है, यानी ये चार्जिंग IC वाली सप्लाई है। बट यहाँ पे देखिए VS1 और ये VS2, तो ये पीछे लेके चल के आता हूँ आपको और दिखाता हूँ VS1 और VS2। मैंने आपको बताया था कि पावर IC खुद के लिए बनाता है। देखो यहाँ से बना L11.5 L11.06, यहाँ से बना और पावर IC ने A से बनाया और B वाले सीक्वेंस पे ले लिया। यहाँ पर ये दोनों जब आएंगे तो ये ALDO, DLDO, SLDO, SLDO2, तभी ये सभी LDOs रिलीज़ होंगे। इस सभी LDOs अलग अलग फंक्शन के लिए है, ठीक है। जैसे पावर सेक्शन से जो ये LDO निकलेंगे तो अलग अलग फंक्शन के लिए। अगर मैं सारी बताने लगूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत बार VIO 18 की लाइन में शॉर्टिंग होती है। जैसे अभी VRF 18 है यहाँ पर और ये VIO 18 है, अलग अलग है। ये नेटवर्क सेक्शन के लिए है, यहाँ से नेटवर्क सेक्शन के लिए जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ से नेटवर्क सेक्शन के लिए रिलीज़ होगी। अगर यहाँ से मैं फॉलो करके जाऊँगा तो हम नेटवर्क सेक्शन पे पहुँच जाएंगे। ये देखिए पहुँच गए नेटवर्क सेक्शन पे। अब वापस से पावर के सेक्शन पे आते हैं। एग्जांपल के मैं वहाँ ले गया था। अगर नेटवर्क सेक्शन हम रिपेयर कर रहे होते तो उनको भी हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या देखना है हमें ये LDOs जो हैं वो तभी रिलीज़ होंगी जब आपका ये दोनों आएगा। तो इन दोनों में तो कोई फॉल्ट ही नहीं है, GR ओके, शॉर्टिंग नहीं है। अब हमें क्या देखना होगा, अब हमें इसके ये LDO वोल्टेज जो है वो यहाँ से डिसाइडेड होते हैं। जब यहाँ वोल्टेज आता तो ये बनते हैं, यानी ये भी नहीं बनेंगे, तो ये भी चेक नहीं करना, यानी B पार्ट भी चेक नहीं करना इस मॉडल में। अदर मॉडल में करना पड़ेगा, ठीक है। जब ये दोनों पे वोल्टेज बन रहा हो और ये वोल्टेज ना बन रहे हो तो अलग टेस्टिंग होती है, ठीक है। बट अभी यहाँ पे क्या है कि यही वोल्टेज नहीं बन रहा तो जाहिर सी बात है ये भी नहीं बनेगा। अब इसके पार्ट C पर चलेंगे। इसका C नहीं E है। अभी पर देखिए V सिस्टम, बैट ऑन और CHR यानी चार्जिंग। तो ये तो हम ऑलरेडी बैटरी कनेक्टर पर चेक कर चुके हैं। इससे पहले जो हमारा पहले स्टेप था ना, उसी में इस तीनों ट्रैक चेक कर चुके हैं हम। अगर आपने ये वीडियो देख रहे हो और इसके थ्रू फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हो तो ये ट्रैक अगर आप नहीं चेक करते हो तो इसको चेक करना। कई बार इन ट्रैकों में शॉर्टिंग हो जाती है। जैसे मान लो इस साइड आ जाओ, ये VWAT का जो ये ट्रैक है, ठीक है, इसमें कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए तब भी फ़ोन डेड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं C। अब C वाले पार्ट में आके देखिए रीसेट है, नहीं बनेगा अभी। क्यों? क्योंकि वोल्टेज नहीं बन रहे। रीसेट सिग्नल आने का मतलब होता है ओके, वॉच डॉग चेक करने का कोई मतलब नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि ये सभी वोल्टेज के बाद की टेस्टिंग है। पावर की तो पावर की तो काम कर रहा है तभी हमारा DC रीडिंग रिस्पॉन्स कर रहा है। नहीं कर रहा होता तो हम इस लाइन को भी चेक करते। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। जैसे अब देखिए H पार्ट आ गया। H पार्ट में जो है VRTC, ठीक है, RTC CL के आउट, तो ये ट्रैक्स चेक करने बनते हैं C, ठीक है।
और दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार, सारे स्टेप करके फिर चेकिंग ही कर लेंगे हम, ठीक है। फिर एफ पार्ट पे देखिए, ये एक्सो वाली सर्किट है, यानी इसके अंदर जो ऑसिलेटर क्रिस्टल लगा होता है पावर आईसी के अंदर में, कुछ मॉडलों में बाहर भी होता है बहुत बार, ठीक है। तो इन सर्किट को टेस्टिंग करना भी बनता है। फिर इसका जी पार्ट है, जी पार्ट पे देखिए पूरा इसका, जी पार्ट पे पूरा इसका डीसी एक्सओ यानी क्रिस्टल से रिलेटेड फंक्शन ट्रैक है, तो ये ओके होने चाहिए, लगा है क्रिस्टल, ठीक है। ये देखिए X1401 जो है यहीं पे पावर आईसी के पास लगा हुआ, ठीक है, इसका फंक्शन ट्रैक है ये। तो अगर ये क्रिस्टल फंक्शन ट्रैक में शॉर्टिंग होती है या क्रिस्टल ड्राई शोल्ड हो जाता है, तब भी बक वोल्टेजेस नहीं बनते हैं, ठीक है। तो आप ये स्टेप्स भी ज़रूर चेक करेंगे। फिर देखिए डी पार्ट है, तो डी पार्ट में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये ऑडियो से रिलेटेड ट्रैक है। तो ये डी वाले पार्ट को इसीलिए लास्ट में रखा गया है इस सर्किट में, क्योंकि चार्जिंग से ये ऑडियो से रिलेटेड है, तो डेड में हमें ऑडियो से रिलेटेड फंक्शन ट्रैक चेक करने की जरूरत नहीं। अब इसमें क्यों है, क्योंकि इस मॉडल में पावर आईसी के अंदर ही ऑडियो आईसी को कंबाइन रखा गया है, ठीक है। ये चीज़ आप सभी को याद रखना है। ए पार्ट हम चेक कर चुके हैं, बी को चेक करने का अभी कोई मतलब नहीं है। ई में हमें टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है हमारी। सी वाले पार्ट पर भी हमें टेस्टिंग नहीं करनी है फ़िलहाल, क्योंकि ये सभी मतलब वॉच डॉग वगैरह और सिस्टम रीसेट वगैरह बनने का मतलब होता है वी बक वोल्टेज सीपीयू को मिल रहा है, तो ये जब मिल ही नहीं रहा तो उसको टेस्टिंग नहीं करनी, ठीक है। आरटीसी वाले ट्रैक में जैसे C1407 है, यहाँ पर चेक करेंगे हम GR, ठीक है, क्योंकि ये भी शॉर्ट रहेगा तो फ़ोन डेड रहेगा। इधर आ जाइए, अब इधर ही रहना है क्योंकि उधर मैं बता चुका हूँ जो जो टेस्टिंग का है, नहीं तो हम पावर आईसी को चेंज करेंगे। सॉरी, अब डायोड रेंज का इस्तेमाल है, ये है वो कैपेसिटर। देखिए जैसे शॉर्ट दिखा रहा था तो कंफर्म करना पड़ता है, दूसरे में भी टच हो जाता है, जैसे यहाँ टच हो जाएगा तो शॉर्ट दिखाने लगेगा, तो जल्दबाजी में टेस्टिंग नहीं करनी है। देखिए प्रॉपर 446 वैल्यू आ रहा है, तो ये अपना आरटीसी का ट्रैक बिल्कुल ओके है, यहाँ फॉल्ट नहीं है। अब देखिए इस वाले रजिस्टर पे मुझे GR वैल्यू देखना है, $451 GR आ रहा है आरटीसी से, ट्रैक बिल्कुल ओके है, यहाँ से फॉल्ट नहीं है, ये बिल्कुल ओके है। तो अपना एच पार्ट बिल्कुल ठीक है, एच पार्ट से फॉल्ट नहीं है। एच पार्ट बिल्कुल क्लियर है, ये दो टेस्टिंग करनी थी, एच पार्ट में हो गई। एच के बाद जो है अपना एफ है, तो एफ में देखिए क्या है, डीसी एक्सओ है। ये डीसी एक्सओ जो है एफ वाला पार्ट जो है इसको चेक तभी करना है जब अपना, दिखा देता हूँ मैं आपको, जब आप जी पार्ट चेक कर चुके हो, क्योंकि यहाँ से क्रिएट होता है, यानी ये सर्किट जो है डीसी एक्सओ यानी ये क्रिस्टल का जो सिग्नल है वो यहाँ बनता है, और रिलीज़ होने के लिए ये यहाँ से एफ़ वाले पार्ट से निकलता है, यानी क्रिएट जी से हो रहा है और रिलीज़ एफ़ से हो रहा है, यानी जैसे ये एसओसी सिग्नल सीपीयू के लिए यहाँ से जाता है। तो ये अगर शॉर्ट रहेगा 26 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी सीपीयू को नहीं मिलेगी, तब भी फ़ोन डेड रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। अब वापस से मैं आऊँगा पावर आईसी के ऊपर, जी पे चलना है हमें। अब देखिए जी पर जो है हमें क्रिस्टल लाइन में शॉर्टिंग देख लेनी है, शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। क्रिस्टल लाइन में शॉर्टिंग होगी तो हमें फॉल्ट मिल गया, ऐसा समझ लीजिए। R1401 ये यहाँ पर
आपको चेक कैसे करना है, देखिए ये वाली लाइन जो है इसमें तो कोई कंपोनेंट ही नहीं है, ठीक है। एक्सटेल 1 और एक्सटेल 2 अगर इनमें कंपोनेंट हो तो उसे आपको चेक करना है, तो इन दोनों में ही कंपोनेंट नहीं है तो सिर्फ आपको इसको चेक करना है। यहाँ RT2 और RT1 जो अंदर इस क्रिस्टल के लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखिए कोई कंपोनेंट है, एक कैपेसिटर लगा है C1403 और R1401, ये दो पे टेस्ट करना है, पता लग जाएगा फॉल्ट यहाँ है या नहीं है। स्कीमेटिक से उठा के अब हम लेआउट पर डालने वाले हैं इस कोड को। ये देखिए क्रिस्टल के ठीक पास में ही लगा हुआ है। यहाँ से कुछ कंपोनेंट हटा के ट्राई भी किया है हमारे जिन्होंने फ़ोन भेजा है उन्होंने, या जिसने भी देखा हो। देखो 806 GR बिल्कुल आ रहा है, GR बिल्कुल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट जो देखना था ये RT1 मैंने क्लियर कर लिया, RT1 बिल्कुल ओके। अब RT2, अभी देखिए RT2 जो है इस ट्रैक में ये वाला कैपेसिटर लगा हुआ है C1403, ये रहा 1403। यहाँ पे सर्च भी कर देता हूँ, ये देखिए क्रिस्टल के नीचे वाले हिस्से, ये भी शॉर्ट नहीं होना चाहिए। आठ सौ छः यहाँ पर GR आ रहा है, ओके है, यानी क्रिस्टल लाइन से फॉल्ट नहीं है। एक्सपेक्ट कर रहा था मैं यहाँ से फॉल्ट होगा, बट यहाँ से फॉल्ट नहीं है। तो DCXO की जो फंक्शन ट्रैक है, मतलब जो जनरेटिंग जहाँ से DCXO को 26 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी, ये बिल्कुल ओके है, यहाँ से फॉल्ट नहीं है। तो जी अगर ओके है तो मैंने आपको बताया था कि F वाले पार्ट को भी आपको चेक करना पड़ सकता है। कब? जब जी में फॉल्ट नहीं है, मतलब जहाँ से जनरेट हो रहा है ना वहाँ फॉल्ट नहीं मिला मुझे, ठीक है। RTC वाला मैं चेक कर चुका था, समझा देता हूँ आपको वापस से। जो डीप नॉलेज होती है इसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है और थोड़ा क्या पूरा ही लगता है सब कुछ। ये जी वाला पार्ट ओके होने का मतलब ये जनरेटर है, ठीक है, ये जनरेटर है। और F वाला पार्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर है। ये देखिए ये F वाला पार्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, ये वाला PMIC CL के BB, ठीक है। तो जनरेटिंग ट्रैक जो है वो ओके है, तो हमें ये वाला फंक्शन में भी F वाले पे भी चेकिंग करना चाहिए। ये वाला ट्रैक ख़राब होने पर, मतलब शॉर्ट होने पर फ़ोन डेड हो जाता है। तो इसमें देखते हैं कोई कंपोनेंट है या नहीं है। तो ये कंपोनेंट लेस ट्रैक है, कंपोनेंट लेस, यानी इस ट्रैक की टेस्टिंग सिर्फ IC उठा के हो सकती है। तो और देख लेते हैं हम जो और टेस्टिंग हो सकती है इसके अलावा बना। इसके लिए तो मुझे पावर IC उठानी होगी पहले। अब देखिए इसके हम नेक्स्ट डिवीज़न में चलेंगे। जी पार्ट हो गया, अब इसका रैंडमली यहाँ तक चेक करा है मैंने फॉल्ट। एक बार वापस से नज़र मार लेते हैं। ए वाला पार्ट आपको मैंने चेक करके दिखाया था, ये सब ओके थे। बी वाला पार्ट जो है LDO वाली, इसको मैंने स्किप किया था। तो इस सर्किट पर लाता हूँ आपको मैं, बस समझा देता हूँ। ये वाला पार्ट बिल्कुल, ए वाला पार्ट बिल्कुल क्लियरली चेक किया था मैंने, बी वाले पार्ट को छोड़ा था मैंने, बी वाले पार्ट को छोड़ा था मैंने। अब देखिए यहाँ पर बी वाला पार्ट मैंने छोड़ा था, अब इस पे लाता हूँ मैं आपको। ये सभी LDO ट्रैक्स जो हैं इनको 1 बाय 1 एक बार मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। जैसे VIO 18 शॉर्ट होने पे फ़ोन डेड हो जाएगा। ये VIO 18 आप जानते हैं फ़ोन का बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रैक होता है, ये हार्ट लाइन कह सकते हैं आप इसको।
तो VIO18 लाइन जो है वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। इसमें लगा है C1221 एक कैपेसिटर, C1221 क्या नंबर था, एक बार दोबारा देख ले। VIO18 C1221। ये लगा है कॉइल के साथ वाली लाइन में, दो कैपेसिटरों के साथ। वैल्यू आ रहा है, ओके है, ठीक है। तो VIO18 शॉर्ट नहीं है। कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। VEMC भी चेक नहीं करना है, क्योंकि ये तो VEMC की वोल्टेज के टाइम पे टेस्ट करना होगा। VA09 किसका है, PMU मेमोरी। VA12, अब VA12 वाली लाइन जो है इसको चेक करना। ये VA12 वाली लाइन जो है इसको चेक करेंगे अब हम। जैसे इस लाइन में लगा है, ये देखिए लाइन सबसे पहले देखिए कहाँ कहाँ से अटैच है। देखो ये CPU से अटैच है। ये एक एनालॉग फंक्शन ट्रैक होता है जो CPU और CPU और पावर IC के बीच में फंक्शन करता है। ओप्पो वीवो के मॉडल में भी ये फंक्शन के लिए एक छोटी सी IC अलग से लगाई जाती है डिवाइडेड सर्किट के साथ में। इसको चेक करने वाले अब हम। तो इसका जो ट्रैक है वो CPU और पावर IC से कनेक्टेड है और इसमें कई कंपोनेंट हैं। इसके ख़राब होने पर भी जो बक वोल्टेजेस हैं वो बंद हो जाता है। काफ़ी सारे ओप्पो वीवो के मॉडल में मैंने ट्रैक में फॉल्ट देखा है। तो इस ट्रैक में जो कंपोनेंट लगा हुआ है C1235 और C506, 507, तो कोई भी हम चेक कर सकते हैं। ये CPU की तरफ लगा हुआ है। पाँच सौ छः, EMMC के पास लगा हुआ है। तो ये वाली जो लाइन है VA12 532, इसके ख़राब होने पर भी वोल्टेजेस बंद हो जाते हैं। अब ये देखिए ये यहाँ लगा हुआ है पावर वाली साइड पर। सारे देख ही लेते हैं पहले कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। VIO18 चेक कर लिया था जहाँ डाउट था कि फॉल्टी हो सकता है, बट वहाँ फॉल्ट नहीं मिला है। इस जगह से तो ये स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। C1235 ये लास्ट है। 4 कंपोनेंट टोटल इस लाइन में लगे हुए हैं यहाँ पर, ये पावर के पास, ठीक है। ये बड़े साइज़ का इस पर चेक करते हैं। देखिए इसके दोनों साइड पर 0 0 आ रहा है। अब इसको बीप की रेंज पे भी आपको चेक करवा देता हूँ मैं। शॉर्ट आ रहा है लाइन अपना।
तो इस लाइन में जो 4 कैपेसिटर हैं, एक और था उसको भी देख लेते हैं। पावर आईसी के पास एक और लगा हुआ था, शॉर्टिंग इस लाइन में दिखा रहा है। तो C506 C507 ये CPU की साइड से है, पीछे की ओर जाना होगा। और एक और था यहाँ पे पावर के पास C532, यहाँ लगा हुआ है ये। शॉर्टिंग दिखा रहा है, शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो देखो लाइन अगर शॉर्ट है तो जाहिर सी बात है इस लाइन में जितने भी कंपोनेंट लगे होंगे सभी पे शॉर्टिंग आने वाली है। ठीक है, दोनों साइड चेक करें, शॉर्टिंग आ रही है। रिमूव करके देखेंगे, पीछे भी लगा हुआ है, शील्ड हटानी पड़ेगी इसके लिए। थोड़ा सा ये वाला कंपोनेंट, वैसे तो पानी जाने की वजह से सारे कंपोनेंट ऐसे ही नज़र आ रहे हैं डाउटफुली। देखिए सभी पे काला काला पड़ा हुआ है, देखिए सभी पे काला काला पड़ा हुआ है। मोबाइल में रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें माइक्रोस्कोप से रिकॉर्डिंग ले रहा हूँ मैं, आ जाएगा। सभी पे काला काला नज़र आ रहा है, इस पर भी काला काला नज़र आ रहा है। तो हटा के देखते हैं। पहले हटाने से पहले हम पावर आईसी को कवर कर लेंगे। एक यहाँ से हटाना है और एक यहाँ से। उसके बाद 2 इसके CPU के साइड भी लगे हुए हैं, उनको भी हटाना होगा। दो कैपेसिटर निकाले हमने, एक बार चेक कर लेते हैं अभी। देखो शॉर्टिंग अभी भी आई, अभी बीप आना, दोनों साइड बीप आ रहा था, लेकिन अभी बीप एक साइड ही आ रहा है। अभी दोनों साइड आ रहा था, जस्ट 2 बार कंफर्म किया था मैंने, बट अभी इस साइड नहीं आ रहा। एक बार अब डायोड की रेंज से चेक करेंगे। थोड़ा पास आ जाइए। तो यहाँ देखिए GR आ गया है, इस पे इधर GR आ गया है। इन दोनों में से एक शॉर्ट है,
में से एक शॉर्ट है या दोनों भी शॉर्ट हो सकती हैं। जैसे कंटिन्यू वैल्यू आ रहा है, इस पर कंटिन्यू वैल्यू आ रहा था, ये लीक है। अभी इसको चेक करेंगे, कहाँ गया ये रहा। चलो तुम यहीं रहो, इसको देखते हैं। कार बनाया हुआ इसके, छोटे कंपोनेंट को टेस्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है। ये देखिए शॉर्ट आ रहा है और ये भी ख़राब आ रहा था, इस पर भी कंटिन्यू वैल्यू आ रही थी। अब एक और डायोड की रेंज से वापस से चेक करेंगे। ये देखिए 000 और लास्ट के डिजिट में वैल्यू ख़राब है। ये भी बहुत छोटा है, ख़राब दिखा रहा था। चलिए कोई बात नहीं, हमारा GR तो आ ही गया है। अब इन दोनों को हटा देते हैं हम और चेक करते हैं। चेक ये करते हैं कि वोल्टेज बन रहा है नहीं बन रहा, क्योंकि इस लाइन के शॉर्टिंग होने पर वोल्टेज नहीं बनता है। बक वोल्टेज बंद हो जाते हैं, जिसमें मीडियाटेक चिपसेट होता है उसी में VA12 होता है अपना। तो अब हम वोल्टेज की रेंज पे चलना है। ये देखिए 1.3 वोल्टेज, जैसी VA12 लाइन से शॉर्टिंग हटी 1.3 वोल्टेज आ रहा है, जो 0.75 या 0.85 के आसपास बक वोल्टेज होता है। देखो 0.71 बन रहा है, मतलब 7 बन रहा है। फिर देखिए इस वाले पे वोल्टेज नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ हो सकता है, सिम डलने के बाद एक्टिवेट होता हो। ये देखिए 0.71, 0.8, 0.6 बन रहा है वोल्टेज, 0.6 वोल्टेज बन रहा है, 0.7 वोल्टेज बन रहा है। देखिए 2 वोल्टेज, सभी वोल्टेज रिलीज़ होने लग गए हैं। अब बैटरी लगा के आपको वोल्टेज चेक करवाते हैं। बिना बैटरी का आ रहा है तो बैटरी के साथ भी आएगा। ये देखिए स्टेबल है, स्टेबल है, स्टेबल है। इस पर वोल्टेज नहीं है, इस पर स्टेबल था। वोल्टेजेस बन रहे हैं बिल्कुल। चेक करते हैं फ़ोन को। कि अभी भी कोई फॉल्ट है तो आगे डायग्नोस करेंगे हम इसको, फॉल्ट को। अभी भी 0.6 ही ले रहा है जो पहले ले रहा था। देखो बंद हो गया है, अभी वोल्टेज कोई नहीं ले रहा। ये थोड़ा क्लीन करके, थोड़ा सा बोर्ड भी गर्म है, देखते हैं।
वाइब्रेट हुआ है मेरे हाथ में। देखो अब 2 एम्पेयर के आसपास चार्जिंग लेने लग गया है। ये देखिए 2 एम्पेयर चार्जिंग लेने लग गया है, ठीक है। और सुपर फास्ट चार्जिंग ले रहा है 9 वोल्ट प्लस 2 एम्पेयर। पहले 0.6 ही लेता था। थोड़ा सा आईसी को ठंडा कर देता हूँ मैं। कभी भी बोर्ड को साफ़ करने से पहले ब्रश की गंदगी साफ़ कर दें, वरना आईसी के नीचे चला जाता है वो। ये देखिए रेडमी आ गया। तो जो मैंने फ्लक्स डाल के काम किया था, हो सकता है उसकी वजह से तब चालू ना हो रहा हो। तो देखिए रेडमी आ गया है और अभी चार्जिंग 0.6 ही ले रहा है। वेट करते हैं। ये देखिए 62% बैटरी चार्ज थी। मैंने आपको 3.9 वोल्टेज बैटरी का वोल्टेज चेक भी करवाया था स्टार्टिंग में। अब फ़ोन को ऑन करते हैं, चेक करते हैं कि फ़ोन ऑन होता है या नहीं। तो फ्रेंड आपने देख लिया कि इसके अंदर में अपनी जो लाइन थी, अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। VA12 की वो शॉर्ट हो रही थी, जिसकी वजह से बग वगैरह की कोई भी वोल्टेज नहीं बन रहा था। तो ऐसा बहुत सारे मॉडलों में ये आईसी, एक सेपरेट आईसी भी लगी होती है। कई मॉडल में आपको पावर आईसी में मिलेगी, कई मॉडल में आपको अलग से सेपरेट मिलेगी। छोटी सी आईसी होती है ये। तो इसके ख़राब होने पे फ़ोन आपका बक वोल्टेजेस रिलीज़ नहीं करता, जिसकी वजह से फ़ोन डेड भी हो जाता है, ठीक है। ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको इसको। ऑन तो हो ही गया। इसका ये बटन पैड से उठा होता है ना, तो वो बटन दबाने के लिए बोलता है। एक बार मैं इसकी फिटिंग सही से कर देता हूँ। फ़ोन ऑन है अपना, अभी देखिए चेक हो जाएगा। ये देखिए ये इसका एरर दे रहा है। तो देखिए फ़ोन तो ऑन हो गया अपना। जस्ट आप रुक जाइएगा, मैं इसको आपको चेक करवाऊँगा। एक बार इसको दोबारा से मैं फिट करता हूँ। तो जैसा कि देखो VA12 एनालॉग ट्रैक शॉर्ट था, जिसकी वजह से पावर आईसी इसकी वोल्टेजेस नहीं बना रहा था। तो CPU को अगर वोल्टेजेस मिलेगा नहीं तो वो फ़ोन को ऑन नहीं करेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो बहुत सारे टाइम पे, जैसे मैंने वीडियो में आपको बोला है, बहुत सारे टाइम पर पावर आईसी ओके होता है, बट आप फिर भी चेंज या CPU पे हाथ लगा देते हो, ठीक है।
तो ये सब आपका सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको नॉलेज का अभाव है। नॉलेज को अपना गेन करें, कोर्स को ज्वाइन करें। नेक्स्ट बैच अपना स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट बैच जो अपनी सीट बुकिंग है वो स्टार्ट है और बहुत कम सीट होती है तो ये बहुत जल्दी बुक हो जाता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा और अपना सीट रिज़र्व करें। यहाँ पर आपके रहने खाने की पूरी सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। और क्लासेस मैं ही लेता हूँ, कोई और ऐसा नहीं है कि मैंने किसी टीचर के थ्रू आपको क्लास दिलवानी है जिससे आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी। आपकी सारी क्लास A to Z सारी क्लासेस मैं ही लूँगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते कि सर हम वहाँ गए थे, वहाँ पर ऐसा हुआ, क्लास कोई और लेता था। तो यहाँ पर क्लासेस बिल्कुल मैं ही लूँगा आपकी A to Z। ये देखिए जो ये एरर आ रहा है, अभी मैं इसको आपको रिलीज़ करके दिखाऊंगा। ये देखिए, जैसे कि आपको लग रहा होगा कि टच का कोई फॉल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल फंक्शन में आ गया 9654219510। ये मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें सिम नहीं है और इसका पासवर्ड मुझे मालूम नहीं है, वरना मैं आपको टेस्ट करके दिखाता। मेरा अंदाज़ा था कि 00 होएगा और पासवर्ड मैं पूछ लूँगा जिनका भी है, तो ये उनका ठीक हो गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो फ़ोन आते हैं वो हम अपने स्टूडेंट्स को, जो फ्रेशर होते हैं उनको हम देते हैं फ़ोन, और जो शॉपकीपर फ़ोन लेकर आते हैं उनके पास तो फ़ोन होता ही है। प्रॉपर्ली स्टूडेंट्स के हाथ से रिपेयर करवाते हैं हम सारे फ़ोन, ठीक है। मैं हिमांशु कुमार जो है ना, आपके लिए इसी तरीके की वीडियोज़ लाता हूँ और आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसा बताऊँ कि जिससे कि आपके टेबल पे फ़ोन आप रिपेयर कर पाओ, क्लास में होने का अनुभव मिले, ऐसा लगे आपको कि मैं क्लास में बैठा हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई फ़ोन मैं रिपेयर करूँ तो आप मुझे कुरियर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे पास सीखने के लिए आए तो पहले सीट बुकिंग होती है, आप बिना बताए बहुत बार आ जाते हैं। तो मेरा जो प्रॉमिस होता है स्टूडेंटों को कि मैं इससे ऊपर स्टूडेंट नहीं लेता हूँ, 6 से ऊपर स्टूडेंट नहीं होंगे मेरे बैच में, तो उस प्रॉमिस को मैं ब्रेक नहीं कर पाता हूँ, आपको रिटर्न भेजना पड़ता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए सीट बुक करवाना होगा। सीट बुकिंग का प्रोसेस जानने के लिए आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप करें। इसी तरीके की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी मेरे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और जो भी आपके दोस्त हैं टेक्निकल फील्ड में, चाहे वो कुछ भी रिपेयर करते हो, आप उनको मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें। हो सकता है एक वीडियो शेयर करने से मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ जाए। आपके तरफ से मुझे यही प्यार और सपोर्ट चाहिए, लाइक और कमेंट और शेयर का, ठीक है। और जिन भी भाइयों का मैं हेल्प कर सकूँ बहुत अच्छा लगता है, मैं हेल्प करता भी हूँ, ठीक है। आप लोगों को मालूम ही है, जिनकी भी हेल्प करता हूँ कमेंट करके बताते रहा करें, ठीक है। मैं हिमांशु कुमार अब आज की वीडियो से इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।